नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। रुक करते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निवास कार्यालय में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन ने विभिन्न विषयों के साथ छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा की। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आगामी 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच की चर्चा के दौरान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच की मेजबानी मिलने पर मुख्यमंत्री बघेल को बधाई दी। वहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुख्यमंत्री बघेल को दादा बनने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस वक्त मोहम्मद अजहरुद्दीन रायपुर के प्रवास पर आए हुए हैं। आरक्षण और धर्मांतरण के मुद्दे पर भूपेश सरकार के खिलाफ भाजपा ने हल्ला बोल दिया है। आरक्षण के समर्थन और धर्मांतरण के विरोध में राजधानी के अंबेडकर चौक पर आयोजित धरने में भाजपा नेताओं, सांसदों, विधायकों छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को आरक्षण विरोधी और धर्मांतरण की हिमायती बताते हुए जोरदार हमला बोला है। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जो लोग ओबीसी और फिर आदिवासी आरक्षण के खिलाफ कोर्ट गए, भूपेश बघेल सरकार उन्हें पुरस्कृत कर रही है और इससे इस सरकार की असलियत पहले ही सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा, सरकार ने पूरा प्रशासनिक तंत्र लगाकर जन अधिकार रैली का आयोजन किया, लेकिन पूरी कुर्सी खाली रही। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया। भूपेश बघेल और उनकी पार्टी का दोहरा चरित्र है कि वो खुद जनता का अधिकार छीनते हैं और तथाकथित जन अधिकार रैली के बहाने संविधान विरोधी, संवैधानिक पद विरोधी मार्च निकालते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जनता ये इतिहास कैसे भूल सकती है कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को धन बल लगाकर चुनाव में हरवाया था। साव ने कहा कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का माहौल खराब करने की कितनी भी कोशिश कर ले, छत्तीसगढ़ के लोगों का आपसी प्यार और छत्तीसगढ़ महतारी की माटी की ताकत उनके मंसूबे सफल नहीं होने देंगे और साथ ही हम छत्तीसगढ़ की जनता के हक में भूपेश सरकार के जन विरोधी नीति का सामना करेंगे। इधर रायपुर में छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। मूणत ने कहा है कि एजुकेशन हब से अवैध चौपाटी हटाने तक 24 घंटे भाजपा कार्यकर्ता डटे रहेंगे। मूणत ने कहा कि राजधानी में अवैध कारोबार चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि ऊपर से दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या अब प्रशासन सिर्फ कांग्रेस सरकार का विरोध दबाने के लिए काम कर रहा है? भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जबरन एफआईआर कर सकते हैं। निजी हित को साधने के लिए बघेल सरकार एक व्यक्ति को संचालन दे देती है, लेकिन 1 लाख करोड़ के बजट वाले प्रदेश में 50 से 60 करोड़ के स्काई वॉक को नहीं बनवा सके। श्री मूणत ने कहा कि एजुकेशन हब में चौपाटी पर अभी तो कोर्ट में स्टे लगवाने और अवैध निर्माण घोषित करने के लिए आवेदन लगा दिया है। अब अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए भी न्यायालय जाएंगे। स्मार्ट सिटी निर्माण क्षेत्र का सीमित दायरा है, जिसमें ये क्षेत्र नहीं आता तो ये केंद्र सरकार की राशि का दुरुपयोग क्यों? जब यहाँ किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं है तो ये अवैध निर्माण किस नियत से किया गया है? इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कई लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी संगठन पर आस्था व्यक्त करते हुए आजाद युवा संगठन प्रमुख इशहाक कुरैशी के नेतृत्व में नगर पालिका निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 42 और 43 के संगठन के 137 सदस्यों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का आभार जताया। इधर बिहार सिलेक्शन स्टाफ कमीशन की परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच बुधवार को पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जब इसे लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, लाठीचार्ज होता रहता है, ये कोई पहली बार हुआ है। जो कोई कानून तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। दरअसल बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा बीते दिसंबर को आयोजित हुई थी। परीक्षा के पहले शिफ्ट का पेपर
आउट हो गया और इसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। इसके बाद से छात्र लगातार परीक्षा रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं और बुधवार को भी छात्रों ने पटना कॉलेज गेट से प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक की सभी शिफ्ट की परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। छात्रों का आंदोलन पटना कॉलेज से शुरू होकर गांधी चौक, हथुआ मार्केट, गांधी मैदान, जेपी गोलंबर होते हुए डाक बंगला चौराहे तक पहुंचा और इस बीच प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। लगभग 9 लाख उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। बीएसएससी की परीक्षा की पहली शिफ्ट में ही परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक की जानकारी सामने आ गई और इसे लेकर गिरफ्तारी भी हुई, जिसके बाद से छात्र सभी तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पे लाठीचार्ज हुई है, होता रहता है वो, इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ कहाँ नहीं हुआ, लेकिन अगर कहीं हुआ है, कोई अगर जो कानून है उसको तोड़ता है, तोड़ने की इजाजत नहीं है कहीं भी प्रजातांत्रिक। इधर झारखंड आर्म्ड फोर्स 1 अपना 143वां स्थापना दिवस मना रहा है। गोरखा जवानों की ये बटालियन अपनी वीरता और अदम्य साहस के लिए जाना जाता है। गुरुवार को रांची के डोरंडा स्थित जैप 1 परिसर में बटालियन का 143वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। चाहे नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोलना हो या फिर झारखंड के नेता मंत्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये कार्य कई दशकों से झारखंड आर्म्ड फोर्स के जवान पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। शहीद बेला पर श्रद्धांजलि देकर स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह के मुख्य अतिथि जैप के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत सिंह ने जैप 1 के गौरवशाली इतिहास को लेकर कई बातें कही। प्रशांत सिंह ने कहा कि जैप 1 का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। यहाँ के वीर जवानों ने हमेशा अपनी शहादत देखकर जैप 1 का नाम बुलंद किया है। हमें इस बटालियन पर बेहद गर्व है। बटालियन की बुलंदी के लिए कई तरह के कार्य योजना तैयार किए गए हैं, जिन पर जल्द ही अमल भी किया जाएगा। अनुशासन और जुनून देखना हो, गोरखा वाहिनी को देखने की जरूरत है। इससे पहले मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों ने भव्य परेड का निरीक्षण करते हुए सलामी ली और इस दौरान जैप 1 ग्राउंड पर जवानों और बैंड पार्टी ने आकर्षक परेड पेश की। बैंड डिस्प्ले ने सभी को मंत्रमुग्ध कर लिया था। वाहिनी की स्थापना वर्ष 1888 में हुई थी। ये 143 वर्ष आज वाहिनी ने पूरे कर लिए हैं। ये झारखंड का ही नहीं बल्कि इंडिया के कुछ सबसे पुराने पुलिस पदाधिकारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के बीच ये रस्साकसी हुई पीढ़ी के भी सिपाही मिलेंगे और जीत हासिल किया है। सेवानिवृत्त कर्मियों ने हमारे सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए जिन्होंने अपना पूरा दमखम दिखाया है। वाहिनी परिवार के सदस्य इकट्ठे होते हैं, मेला मनाते हैं। झारखंड में ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में 5 जनवरी के बाद ठंड और बढ़ेगी। फिलहाल कुहासा और बादल का राज्य में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। देश के पहाड़ी इलाकों में चल रही बर्फीली हवाओं ने ठंड और बढ़ा दी है। मौसम खुलने के साथ ही 5 जनवरी से ठंड और सताने लगेगी। झारखंड में ठंड की बात करें तो पलामू इसकी चपेट में सबसे ज्यादा है। यहाँ शीतलहर और कनकनी का सबसे ज्यादा असर लोगों को झेलना पड़ रहा है। राज्य में पलामू जिले का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक आने वाले 2 दिनों के दौरान भी राज्य में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। अभी जो बादल छाए हुए हैं उसके छटते ही राजधानी रांची में भी ठंड और बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहा और कहीं कहीं पे घना कोहरा भी देखने को मिला है और अधिकतर जगहों में जो अधिकतम तापमान में उसमें गिरावट देखने को मिला है और जो सबसे अधिक जो उच्चतम तापमान है वो 25.8 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस खूंटी में रिकॉर्ड किया गया। क्योंकि थोड़ा सा बादल आए हुए थे और थोड़ी सी पूर्वैया हवा चल रही थी, जिससे बंगाल की खाड़ी से नमी झारखंड की ओर आ रही थी और थोड़ी सी हवा स्थिर थी। इन कारणों के असर से सुबह में आपको घना कोहरा भी देखने को मिला और क्योंकि धूप अच्छे से खिली हुई नहीं थी, इसीलिए अधिकतम तापमान में आपको गिरावट देखने को मिला। इस गिरावट की वजह से जो अधिकतम तापमान है और जो न्यूनतम तापमान में उसके बीच में जो अंतर है वो कमी आई, इसलिए लोगों को ठंडा थोड़ा सा अधिक महसूस हो रहा है। बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान में भी
थोड़ी सी बढ़ोतरी, 1 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को हम लोग को मिली है। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज 197 दिन भी जल शक्ति विभाग बीसी रोड जम्मू के कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। पीएचई कर्मचारियों ने पीएचई विभाग के उच्च अधिकारियों को उनकी सभी लंबित मांगों को जल्द से जल्द हल करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे इन दिहाड़ी कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, जिनमें उन्हें स्थायी करने और रुका हुआ वेतन जारी करना शामिल है। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का कहना है कि दिए गए आश्वासन के अनुसार 1 महीने के अंदर उनकी मांगों पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाली 28 जनवरी को उनके द्वारा और ज्यादा विशाल प्रदर्शन का रुख कर लिया जाएगा। एलजी गवर्नमेंट से अपील करते हुए पीएचई डेली वेजर्स ने कहा कि उनसे जो वादा किया गया है उसे पूरा किया जाए, वरना आने वाली 28 जनवरी को उनके द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन पर जो लोगों को परेशानी होगी उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकिन ये शायद हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है कि आज लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में जम्मू कश्मीर की सत्ता है, तो उनको ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना ही वो उनको कुछ दिखाई देता है। तो जैसे आपने 200 दिन का जिक्र किया, आज 197 दिन हमारे लगातार प्रदर्शन को हो गए और पिछले 22 दिसंबर को एक प्रोग्राम हमारा जो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर हुआ था, तो डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश चंद्र जी ने हमें 1 महीने का टाइम मांगा था कि 1 महीने के अंदर आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर कोई ना कोई सरकार का क्लियर स्टैंड जो है वो सामने आ जाएगा। तो हम भी इसी उम्मीद में हैं कि सरकार हमारे हित में जल्दी फैसला ले, हम लोग भी अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से करें। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने। देखो जी, हमने 25-28 साल हो गए इस पीएचई डिपार्टमेंट से लगे हुए। हम यही अपील करते हैं कि जो हमारा रेगुलर पॉलिसी है वो प्रोसेस शुरू किया जाए। जैसे हमें एलजी साहब ने हमसे वादा किया था कि 11 नवंबर 2020 को कि आपकी डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका जो रेगुलेशन प्रोसेस है वो शुरू करेंगे, पर आज तक 20 तक लेकर आज तक कितने दिन हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं, हमारा प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा। हम यही अपील करते हैं एलजी साहब से और बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंटर में बैठी हुई अमित शाह जी, उनसे यही अपील करते हैं जो गरीब जनता को दुख मत दो। ये आने वाले दिन में अगर हमारी रेगुलर पॉलिसी, जैसे हमारे साथी ने कहा कि 26 जनवरी तक अगर नहीं हुई तो 28 जनवरी को हमारा ऐसा एक जन आंदोलन सलाब आएगा जो जे&के गवर्नमेंट को संभाल। इधर लगातार प्रदर्शन कर रहे रहबरी खेल के कर्मचारियों ने आज हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यालय के बाहर से निकलकर प्रेस क्लब जम्मू का रुख किया है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो लगातार सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं। कभी हाथों में तिरंगा लेकर अपने प्रदर्शन को रुख दे रहे हैं तो कभी शव यात्रा निकाल रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। रहबारे खेल के कर्मचारियों ने आज खुद को स्थायी करने और अपने प्रोबेशन काल को 7 वर्ष से घटाकर 5 साल करने की मांग की है। इन मुलाजिमों का कहना है कि जिस प्रकार बाकी विभागों में प्रोबेशन काल की अवधि सीमित होती है, उसी प्रकार हमारी भी प्रोबेशन काल की अवधि को सीमित यानी कि 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया जाए। तो वहीं जम्मू में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया है और सरकार द्वारा बिना कोई लाभ दिए तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त किए जाने का विरोध किया। इन आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना था कि सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर 1 जनवरी से 60 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण करने वाली सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को निकाल दिया गया है, जबकि निकालने की उम्र में उन्हें कोई भी सहायता या पैसा नहीं दिया जा रहा है। उनका आरोप था कि अब वो अपना गुजर बसर, खाना पीना और दवाई के लिए पैसे कहां से लाएंगे। इन आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना था कि उन्होंने अलग अलग विभागों में और समाज की बहुत सेवा की है और ऐसे में जब वो वृद्धावस्था में हैं तो सरकार उन्हें बेसहारा कैसे छोड़ सकती है। उन्होंने अपने लिए 5 लाख रुपए और दूसरी सुविधाएं जिसमें HR पॉलिसी भी शामिल है की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में निवेश को आकर्षित करने की कोशिशों में जुटे हैं। मुंबई में वो उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। APN न्यूज ने इसी सिलसिले में हीरानंदानी ग्रुप के CEO दर्शन हीरानंदानी से खास बातचीत कीजिए, देखिए। इन्वेस्टमेंट किए हमारे साथ हीरानंदानी ग्रुप के CEO दर्शन हीरानंदानी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। दर्शन जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आप अब इन्वेस्टमेंट करने पहुंच गए हैं, क्या कुछ वहां का अनुभव रहा है
किस तरीके से आप वहाँ आगे बढ़ रहे हैं? हमारा जो निवेश हमने कोविड के बीच में प्लान किया था वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमने निवेश का पहला फेज़ बिल्कुल ही स्मूथली, बिना कोई करप्शन, बिना कोई गुंडागर्दी, बिना कोई इशू से बहुत ही तेज़ रफ्तार से हमने कंप्लीट कर दी है। और इस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, इस एहसास की वजह से हम चाहते हैं कि हम अपना यूपी का निवेश बढ़ाते जाएं। आप अभी स्पीच दे रहे थे, तभी आपने बताया कि आपने लगभग 1 महीने में 2 महीने में ही आपको सभी परमिशन मिल गए। तो क्या जो परमिशन मिले हैं वही कारण है क्या उत्तर प्रदेश की तरफ जाने का इतनी जल्दी फास्ट में जो इस पूरा प्रोसेस हुआ है? नहीं, मैं देखिए, जो निवेशक है ना वो पैसे तभी बना सकता है जब वो अपना निवेश पूरा करे, और जितना डिले होता जाता है उसके निवेश की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है, तो वो लॉस में जाता है। तो क्या होता है कि जो स्टेट आपको परमिशन जल्दी दे वो एक बहुत बड़ा है, लेकिन परमिशन एक ही चीज़ नहीं है। परमिशन है, मार्केट है, क्योंकि आप कुछ बनाओगे उसको बिकना भी चाहिए। यानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 महीने में परमिशन मिली है और बिजनेसमैन यही चाहता है कि जल्द से जल्द उसको सभी क्लियरेंस मिल जाए, जिसकी वजह से उससे ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा खर्च ना आए। आशीष सिंह, एपीएन न्यूज़, मुंबई। तो वहीं हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुनवाई करते हुए जज ने कहा, हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं, वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे। फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं। जज ने आगे ये भी कहा कि 1 महीने बाद अगली सुनवाई होगी। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर अब रोक लगा दी गई है। 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने पूछा कि उत्तराखंड सरकार के वकील कौन है, कितनी जमीन रेलवे की है, कितनी राज्य की, क्या वहां रह रहे लोगों का दावा लंबित है। जज ने आगे कहा, इनका दावा है कि बरसों से रह रहे हैं, ये ठीक है कि उस जगह को विकसित किया जाना चाहिए, लेकिन उनका पुनर्वास होना चाहिए। याचिकाकर्ता पक्ष के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि पहले रेलवे ने 29 एकड़ कहा, लेकिन फिर 78 एकड़ कहने लगा। एएसजी ने कहा कि इन लोगों ने कभी पुनर्वास का अनुरोध नहीं किया और ये जमीन को ही अपना बताते हैं। सुनवाई करते हुए जस्टिस ओका ने कहा, ठीक है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन किसी अथॉरिटी को इन लोगों की बातें सुनकर निपटारा करना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा, 2 तरह के लोग हो सकते हैं, एक जिनका दावा बनता है, एक जिनका कोई दावा नहीं बनता। आपको जमीन को कब्जे में लेकर विकसित करने का हक है, लेकिन सबको सुनकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ऐश्वर्या भाटी रेलवे के लिए पेश हुई। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है और पूरी कहानी प्रक्रिया का पालन हुआ है। वहीं जस्टिस कौल ने कहा, लेकिन मानवीय आधार पर मामला देखना चाहिए, तब तक सुनिश्चित करें कि और कोई निर्माण ना हो। जज ने यह भी कहा कि आप पैरामिलिट्री फोर्स की मदद लेकर 1 हफ्ते में खाली करवाना चाहते हैं, इस पर विचार कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हल्द्वानी के मर्द, औरतें और हर एक को जो है लो लगी हुई थी, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से एक हक की उम्मीद लगी हुई थी। और जैसा कि पता लगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे दे दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे को भी जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे ही हक में आएगा। अभी तो स्टे हुआ है ना, कार्रवाई अभी रहेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के तक ये सब हमारे नेता लोग जा रहे हैं और जाएंगे, कागजात दिखाएंगे, हमारे पास सबूत है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट का हर अधिकारी हमारी बात को जो है सुनेगा और फैसला देगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हल्द्वानी का जो प्रशासन है, प्रशासन ये माशाअल्लाह कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और कल भी हमारे साथ रहेगा। और सारे हर किस्म के नेता, हर पार्टी के आदमी जो है वो इसमें दिल जान से लगे हुए हैं। रेलवे ने जो हमें नोटिस दिए थे, दरअसल नोटिस के बाद 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती और अब जो फैसला है वो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो ना कि हमारा फैसला है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने ये फैसला गरीब मजलूमों के हक में किया है। तो वहीं सपा नेता आजम खान पर एक बार फिर जुर्माना लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोच ने उन पर जुर्माना लगाया है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी और अभिनेत्री जयाप्रदा को लेकर अमर्यादित बयान दिया था। उन्होंने एक जनसभा में भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा पर अश्लील टिप्पणी की थी। आजम खान ने कहा था कि जिसे मैं रामपुर लेकर आया था उसकी असलियत जानने में आप लोगों को 17 साल लग गए, लेकिन मैं 17 दिनों में ही जान गया था।
मामले में गवाह महेश चंद्र गुप्ता से भी कोर्ट ने जिरह होनी थी, लेकिन आजम खान के वकील द्वारा जिरह नहीं की गई और स्थगन प्रार्थना पत्र लगाया गया, जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने 2000 रुपए का जुर्माना आजम खान पर लगाया। वहीं मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। इसी दिन गवाह से जिरह भी होगी। बाराबंकी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों की करोड़ों की चल अचल संपत्ति कुर्क की है। मसौली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 2 अभियुक्त बदरुद्दीन और नसरुद्दीन की 8 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति कुर्क की। दोनों ने नशीले पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से संपत्ति बनाई थी। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर बदरुद्दीन की 4 करोड़ और सक्रिय सदस्य नसरुद्दीन की 4 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर ये कार्रवाई की। जिले में तस्करों पर लगातार कार्रवाई के बाद नशे के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं जयपुर के विराटनगर और जमवारा रामगढ़ में जन आक्रोश सभाओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने संबोधित किया, जिसमें बड़ा जनसैलाब उमड़ा। जन आक्रोश सभाओं में सांसद बाबा बालकनाथ, पूर्व मंत्री गोलमा देवी, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा मौजूद रहे। सभाओं को संबोधित करते हुए सतीश पुनिया ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार का किस्सा कुर्सी का चल रहा है। इनके झगड़े के कारण प्रदेश का विकास ठप पड़ा है। आखिर क्यों कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफे दिए और क्यों वापस लिए? राजस्थान की जनता जवाब मांग रही है और चुनाव में भी जनता कांग्रेस के विधायकों और सरकार से जवाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत इरादों एवं कर कमलों से अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण का आगाज किया गया, जिस पर सभी देशवासियों को गर्व है। पुनिया ने कहा कि किसान के बेटे के रूप में मेरा संकल्प है कि साल 2023 में भाजपा सरकार के माध्यम से जनता पर राज करेगी, जनता का शासन होगा, जनता की सेवा के लिए विचार और परिवार का कार्यकर्ता शासन चलाएगा, जो आपके बीच का होगा। वहीं जन आक्रोश सभा से पहले सतीश पुनिया और रामलाल शर्मा ने सामोद पहुंचकर खंडेला पलसाना मार्ग पर सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। उन्होंने पीड़ित परिजनों को अपने 1-1 महीने का वेतन दिया। साथ ही क्राउड फंडिंग के जरिए भी राशि एकत्रित कर पीड़ित परिजनों को सौंपेंगे। राज्य सरकार से भी सतीश पुनिया ने मृतकों और घायलों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। अगर आप बेरोजगार हैं या 1 महीने में 4000 रुपए कमाते हैं और आपको जीएसटी करोड़ों रुपए का नोटिस थमा दे तो आप पर क्या बीतेगी? ऐसी ही एक घटना जैसलमेर के युवक नरपत राम के साथ हुई है। रिदवा गांव के निवासी नरपत राम को जीएसटी ने 1,39 लाख रुपए का नोटिस दिया तो उसके होश उड़ गए। युवक जब नोटिस लेकर सीए के पास गया तो उसे मालूम हुआ कि उसके पैन कार्ड नंबर से छेड़छाड़ करके कोई फर्म संचालित कर रहा है और उस फर्म में करोड़ों रुपए का टर्नओवर है और इसकी शिकायत लेकर युवक सदर थाने गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित नरपत राम ने बताया कि 29 दिसंबर को पोस्टमैन ने लिफाफा दिया जिसमें जीएसटी विभाग का नोटिस था। उसके बाद में जैसलमेर में सीए के पास गया तो उन्होंने बताया कि आपके नाम से दिल्ली में कोई फर्म संचालित हो रही है। नोटिस में कहा गया है कि 9 जनवरी से पहले दिल्ली जाकर 1,39,79,000 रुपए जमा करवाने होंगे। पीड़ित ने कहा कि वो बेरोजगार है और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। युवक ने एसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार को शाहरुख खान की फिल्म पठान के प्रमोशन के दौरान हंगामा हो गया। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता एक मॉल में घुस आए और यहां थिएटर में तोड़फोड़ की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फिल्म पठान के पोस्टर भी फाड़ डाले। उन्होंने फिल्म को रिलीज नहीं करने की धमकी भी दी। जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के अल्फा 1 मॉल में स्थित मल्टीप्लेक्स में पठान फिल्म के पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मॉल में विरोध प्रदर्शन कर रहे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं विहिप ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मॉल में नारेबाजी करते हुए और पोस्टर फाड़ते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पठान के गाने पर विवाद के बाद वीएचपी ने धमकी दी थी कि वो गुजरात में कहीं भी फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने देंगी। वे प्रवक्ता हितेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर
गुजरात में पठान की स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे। अहमदाबाद में फिल्म की रिलीज के खिलाफ प्रदर्शन को राज्य भर के सभी थिएटर मालिकों को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। उन्हें अपने थिएटर या मल्टीप्लेक्स में फिल्म को रिलीज करने से दूर रहना चाहिए। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। 12 दिसंबर को फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग जारी किया गया था, जिसमें दीपिका पादुकोण की बिकिनी के रंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कई संगठनों ने इसका विरोध किया है। तो चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।